नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके समक्ष। और आज एक बार फिर से हम हाजिर हैं मई 2023 की मंथली मैगज़ीन के साथ। विज़न IAS की मंथली मैगज़ीन है ये, और इसमें हम 7th पिलर जो है इसका पढ़ रहे हैं। 7th पिलर जो है वो है साइंस एंड टेक से रिलेटेड। ठीक है, तो साइंस एंड टेक यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को हमने बड़े बड़े पढ़ लिए। अब केवल सुर्खियाँ बची हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम केवल इन सुर्खियों को करने वाले हैं। सबसे पहली सुर्खी है नाविक, NAVIC, फुल फॉर्म है नेविगेशन बाय इंडियन कॉन्स्टलेशन। ठीक है, नेविगेशन बाय इंडियन कॉन्स्टलेशन ये क्या है और क्यों सुर्खियों में है, समझते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अगली पीढ़ी के नेविगेशन उपग्रह NVS-01 को प्रक्षेपित किया। ये मई महीने की बात है, और इसमें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने अगली पीढ़ी के नेविगेशन उपग्रह को NVS-01 को प्रक्षेपित किया है। और NVS-01 को ये हम नाविक कह रहे हैं। ठीक है, NVS-01 नाविक सेवाओं के लिए प्रक्षेपित भारत की दूसरी पीढ़ी के उपग्रह में पहला है। तो दूसरी पीढ़ी के उपग्रह में ये पहला उपग्रह जो है वो नाविक 01 है, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसकी मुख्य विशेषताएं जाने तो NVS-01 की मुख्य विशेषताओं में पहली विशेषता है NVS-01 का वज़न जो है 2232 यानी कि 2232 किलोग्राम है। यह भारत के नेविगेशन कॉन्स्टलेशन में शामिल उपग्रहों में सबसे भारी उपग्रह है। NVS-01 सबसे भारी भी है और दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों में पहला उपग्रह भी है। इससे GSLV यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि GSLV रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित रुबिडियम परमाणु घड़ी लगाई गई है। यह घड़ी सटीक अवस्थिति के बारे में बताएगी। रुबिडियम परमाणु घड़ी, और ये स्वदेशी है, मतलब भारत में बनी हुई। इस उपग्रह का मिशन जो है जीवन काल जो है 12 वर्ष से अधिक का है। ये अपने जीवन काल 12 वर्ष से अधिक में अपना नेविगेशन जो है वो कंप्लीट करते रहेगा। यह पहली पीढ़ी मौजूदा के उपग्रहों के 10 साल के जीवन की तुलना में अधिक हैं। 12 वर्ष जो हैं मौजूदा जो प्रथम पीढ़ी के उपग्रह हैं उसमें 10 साल का जीवन काल होता है, और ये दूसरी पीढ़ी का उपग्रह है उसमें 2 साल इसमें जीवन काल, 12 साल से भी अधिक है, मतलब 2-3 साल ज़्यादा इसमें टाइम पीरियड मिलने वाला है। यह थर्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि L1 में सिग्नल भेजेगा। इससे अन्य उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणालियों के साथ इसकी ऑपरेटेबिलिटी बढ़ेगी। ये प्रणाली भारत में तथा भारत की मुख्य भूमि के आसपास लगभग 1500 किलोमीटर के दायरे में रियल टाइम अवस्थिति और समय संबंधी सेवाएं प्रदान करेंगी। नाविक को 7 उपग्रहों के कॉन्स्टलेशन समूह के साथ डिज़ाइन किया गया है। इस प्रणाली को पहले IRNSS के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नाविक को जो है 7 उपग्रहों के कॉन्स्टलेशन समूह के साथ डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, और ये IRNSS यानी कि भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, तो इंडियन रीजनल यानी कि IR और नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि NSS, तो IRNSS ये जो है इस नाम से जाना जाता था, जिसको 7 उपग्रहों के कॉन्स्टलेशन समूह के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। नाविक के 3 उपग्रहों को भूस्थितिक कक्षा में, जबकि 4 उपग्रहों को झुकाव युक्त भूतुल्यकारी कक्षा में स्थापित किया गया है। ठीक है, 3 और 4 को अलग अलग किया गया। 7 का ये समूह है नाविक प्रणाली को 2 प्रकार की सेवाएं प्रदान करती हैं। एक तो स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस यानी कि SPS, और दूसरी निषिद्ध सेवा यानी कि रेस्ट्रिक्टेड सर्विस यानी RS। तो SPS और RS ये 2 प्रकार की सेवाएं जो है ये नाविक प्रणाली प्रदान करेगी। SPS यह आम उपयोगकर्ता के लिए है और RS ये सामरिक उपयोगकर्ताओं के लिए है। दोनों सेवाएं L5 यानी कि 11.76 यानी कि 1176.45 मेगाहर्ट्ज़, L5 यानी कि 1176 मेगाहर्ट्ज़, 1176 मेगाहर्ट्ज़ के आसपास, और S बैंड यानी कि 2498.028 मेगाहर्ट्ज़, दोनों बैंड्स प्रदान की जाती हैं। क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के बारे में जानें तो स्थलीय, हवाई और समुद्री नेविगेशन सेवाएं प्रदान करती हैं।
यह आपदा प्रबंधन, सटीक समय बताने, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि में भी उपयोगी हैं। विश्व भर में नेविगेशन प्रणालियाँ। वर्तमान में निम्नलिखित 4 वैश्विक उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणालियाँ मौजूद हैं। अमेरिका की ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS), इसके अलावा रूसी ग्लोनास यानी कि ग्लोबल नाया नेविगजिया नया स्पुतनिकोवया सिस्टेमा, तो ये रूस का ग्लोनास जो है वो, इसके अलावा यूरोपीय गैलीलियो, इसके अलावा चीनी बाइडू। तो GPS को ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहते हैं और ये अमेरिका की है। जापान के पास 4 उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली है जो देश भर में GPS संकेत प्रदान करती हैं। दूसरे हमारी सुर्खी हैं एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। तो ये कैसा सैटेलाइट है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो जो है उसने एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट यानी कि एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट बनाने के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि RRI बेंगलुरु के साथ सहयोग कर रहा है इसरो, और इसी वर्ष के अंत में प्रक्षेपित किया जाएगा। एक्सपोसैट यानी कि एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट चरम स्थितियों में चमकीले खगोलीय एक्सरे स्रोतों की विविध गतिविधियों का अध्ययन करने वाला भारत का पहला समर्पित पोलरीमीटर ध्रुवमान मिशन जो है होगा। पोलरीमीटर यानी ध्रुवमान मिशन जो है उसको कहते हैं। और ये एक्सपोसैट जो बनने जा रहे हैं इसरो और RRI यानी रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन दोनों ने मिलकर के ये इस वर्ष के अंत तक प्रक्षेपित कर देंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI मिलकर के बेंगलोर में RRI हैं, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलोर, उसमें ये मिलकर के इस वर्ष के अंत तक जो है एक्सरे पोलरीमीटर यानी कि एक्सपोसैट बना देंगे। एक्सपोसैट चरम स्थितियों में चमकीले खगोलीय खगोलीय एक्सरे स्रोतों की विविध गतिविधियों का अध्ययन करने वाला भारत का पहला समर्पित पोलरीमीटर है। यह विश्व का दूसरा पोलरीमीटर मिशन है, विश्व का दूसरा है और भारत का पहला। विश्व का पहला पोलरीमीटर मिशन जो है नासा का इमेजिंग एक्सरे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर यानी कि IXPE, ये जो है विश्व का पहला। एक्सपोसैट जो बनाया जा रहा है विश्व का दूसरा, अपने साथ निम्न भूकक्षा में निम्नलिखित 2 वैज्ञानिक पेलोड ले जाएगा। पॉलिक्स यानी कि पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे, तो पॉलिक्स ये ले जाएगा। ये प्राथमिक पेलोड है। यह 8 से 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा से पोलरीमीटर मापदंडों यानी कि पोलराइजेशन की डिग्री और कोण को मापेगा। यह पोलरीमीटर मापन के प्रति समर्पित मध्यम एक्स-रे ऊर्जा बैंड में पहला पेलोड है। एक्सपेक्ट यानी कि एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग पेलोड जो दूसरा है, यह पेलोड 0.8 से 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा सीमा में स्पेक्ट्रोस्कोपिक जानकारी प्रदान करेगा, जैसे कि पदार्थों द्वारा प्रकाश को कैसे अवशोषित किया जाता है और उत्सर्जित किया जाता है। यह एक्सरे के विविध प्रकार के स्रोतों जैसे एक्सरे पल्सर्स, इसके अलावा ब्लैक होल, बाइनरीज, इसके अलावा कम चुंबकीय क्षेत्र वाले न्यूट्रॉन तारे आदि का पर्यवेक्षण करेगा। पोलरीमीटर प्रकाश के पोलराइजेशन ध्रुवीकरण को मापने की एक तकनीक है। यह एक ऐसा उपकरण है जो खगोलविदों को गतिमान धूमकेतु से लेकर सुदूर आकाशगंगाओं जैसे खगोलीय पिंडों के बारे में जानकारी की व्याख्या करने में मदद करता है। पोलराइजेशन विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के सभी तरंग दैर्घ्यों में देखा जाता है। एक्स किरणों के पास पराबैंगनी प्रकाश की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा और बहुत छोटा तरंग दैर्घ्य होता है। एक्स रे का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है, अर्थात 0.03 नैनोमीटर से 3 नैनोमीटर के बीच। अब हम समझेंगे तीसरी सुर्खी के बारे में, जापान का प्राइमेट मून लैंडर। जापान की आईस्पेस कंपनी ने इस बात की पुष्टि की है कि हाकुतो आर
हाकुतो आर मिशन लैंडर से संपर्क टूटने के साथ ही जापान के निजी क्षेत्रक द्वारा चंद्रमा पर लैंडिंग का पहला प्रयास विफल हो गया। हाकुतो आर मिशन 1 के बारे में। हाकुतो लैंडर को अमेरिका में फ्लोरिडा के कैप कैनरवरल से स्पेसएक्स रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया था। यह लैंडर अपने साथ संयुक्त अरब अमीरात के राशिद रोवर को भी ले गया था। राशिद रोवर का उद्देश्य चंद्रमा के उत्तर पूर्व में स्थित एटलस क्रेटर का अध्ययन करना था। अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के उत्तरी गोलार्ध में मारे फिग्रोरिस के किनारे पर लैंडिंग कराया जाना था। ठीक है, चंद्रमा के उत्तरी गोलार्ध में मारे फिग्रोरिस के किनारे लैंडिंग कराया जाना था। वर्तमान में केवल अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ, चीन ही इसके अंतरिक्ष यानों को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल रहे हैं। सॉफ्ट लैंडिंग कराने में भारत भी अब सफलता प्राप्त कर चुका है। क्योंकि ये मई की खबर है, इसलिए मई में खबर नहीं थी, लेकिन अब अगले महीनों में ये खबर मिल जाएगी। अब हम समझते हैं चंद्रमा का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसके कई बिंदु हैं, जैसे ज्वार और मौसम में होने वाले बदलाव का पूर्वानुमान लगाने हेतु, इसके अलावा पृथ्वी के इतिहास की खोज हेतु, इसके अलावा सौर प्रणाली को समझने हेतु, इसके अलावा पृथ्वी पर भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन समझने के लिए भी जरूरी हैं। अब हम बात करते हैं ए साइन इन स्पेस प्रोजेक्ट। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर यानी टीजीओ। तो एक्सोमार्स टीजीओ ने मंगल की कक्षा से पृथ्वी पर एक एनकोड संदेश भेजा है। इस संदेश को डैनियला डी पॉलिस के नेतृत्व वाली एक टीम ने विकसित किया था। एक्सोमार्स टीजीओ मंगल ग्रह के वायुयान में मीथेन और अन्य ट्रेस गैसों की खोज कर रहे हैं। इन गैसों की प्राप्ति उस ग्रह पर संभावित जैविक या भूवैज्ञानिक गतिविधियों के घटित होने का प्रमाण होगा। उपर्युक्त ऑर्बिटर ईएसए और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉसमोस के मध्य प्रस्तावित संयुक्त मिशनों में पहला है। इस एनकोडेड संदेश को ए साइन इन स्पेस प्रोजेक्ट के तहत भेजा गया था। इस सिग्नल को कुछ इस तरह एनकोड किया गया था जिस तरह भविष्य में एक एडवांस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन पृथ्वी पर भेज सकते हैं। इस साइन इन स्पेस परियोजना का उद्देश्य विभिन्न देशों के पेशेवरों और आम लोगों सहित विश्वव्यापी समुदाय को शामिल करके संभावित एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल संदेशों को डिकोड करना और उनकी व्याख्या करने की विधि को समझना है। इस परियोजना के तहत विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों को शामिल करके वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करके एलियंस द्वारा भेजे गए संदेश को डिकोड करना, उनकी व्याख्या करने संबंधी प्रक्रिया का पता लगाना है। अगली सुर्खी है क्षुद्र ग्रह की एक नई पट्टी खोजी गई है, न्यू बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स। तो एस्ट्रॉइड्स की नई पट्टी खोजी गई है, इसको हम समझते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप JWST जो अमेरिका के हैं, उसने फोमोल्ट नामक तारे के निकट क्षुद्र ग्रह की एक नई पट्टी खोज ली है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST के पर्यवेक्षणों से फोमालौट के पास दो अतिरिक्त धूल भरे वलय और या पट्टियों का पता चला है। इनमें आंतरिक वलय चमकीला और मध्यवर्ती वलय संकीर्ण हैं। तारों के चारों ओर मौजूद धूल कणों में कार्बन या आयरन जैसे तत्व होते हैं। ये तत्व ग्रह प्रणालियों के निर्माण में मदद कर सकते हैं। फोमोल्ट पिस्किस ऑस्ट्रिनस नामक सुदूर दक्षिणी तारामंडल में सबसे चमकीला तारा है। फोमोल्ट क्या है? ये पिस्किस ऑस्ट्रिनस ये एक तारामंडल है। इस तारामंडल में ये सबसे चमकीला तारा है फोमोल्ट। इसके अलावा यह सूर्य के द्रव्यमान और आकार से लगभग 2 गुना है। द्रव्यमान और आकार दोनों में लगभग 2 गुना है फोमोल्ट। साथ ही सूर्य की ऊर्जा से 16 गुना अधिक विकिरण उत्पन्न करता है फोमोल्ट। वर्ष 1983 में फोमोल्ट के आसपास मलबे की एक पट्टी खोजी गई थी 1983 में फोमोल्ट के आसपास। ठीक है,
धूल भरी पट्टियाँ क्षुद्र ग्रहों धूमकेतुओं जैसे बड़े पिंडों के टकराने से उत्पन्न हुए मलबे हैं। तो ये जो क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, धूल भरी पट्टियाँ होती हैं वो क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं जैसे बड़े पिंडों के टकराने से उत्पन्न मलबे हैं। अक्सर इन्हें डेब्रिस डिस्क के रूप में वर्णित किया जाता है। ये डेब्रीज जो होती हैं, डेब्रीज डिस्क के रूप में वर्णित किया जाता है। ये डिस्क सौर मंडल की कुइपर बेल्ट के समान है। कुइपर बेल्ट सूर्य के चारों ओर बर्फीले पिंडों का एक डोनट के आकार का वलय है जो नेपच्यून की कक्षा ठीक आगे तक विस्तारित है। नेपच्यून की कक्षा से ठीक आगे तक विस्तारित है बर्फ़ के कणों का, उसको हम कहते हैं कुइपर बेल्ट। फोमोल्ट की 3 पट्टियाँ ग्रहाणुओं यानी कि प्लेनेटेसिमल से निर्मित हैं। ग्रहाणुओं ये ग्रहाणु धूल कण युक्त ढेर कंकड़ आदि का संचय हैं जो ग्रहों के निर्माण के घटक हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी JWST नासा की इंफ्रारेड फ्लैगशिप वेधशाला हैं। ये नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। इसे सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज बिंदु L2 में स्थापित किया गया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को हबल टेलीस्कोप HST का अगला चरण माना जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सोप्लैनेट की। वैज्ञानिकों ने बृहस्पति के आकार का एक एक्सोप्लैनेट यानी बहिर्ग्रह खोजा है। इसे TOI 4603b TOI 4603b या इसे कहते हैं HD 2451 34b नाम दिया गया है। यह अब तक का उच्चतम घनत्व वाला एक्सोप्लैनेट है, 14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका द्रव्यमान बृहस्पति के द्रव्यमान से 13 गुना अधिक है। यह 731 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह एक उपविशालकाय F प्रकार के तारे TOI 4603 की परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, इस तारे को मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT के नेतृत्व में नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट यानी कि TESS द्वारा खोजा गया था। ठीक है, ये 731 प्रकाश वर्ष दूर हैं। एक्सोप्लैनेट की बात हो रही है। ठीक है, HD 2451 34b नाम दिया गया है और इसको TOI 4603 जो है F प्रकार के तारे TOI 4603 की परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, इस तारे को मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT के नेतृत्व में नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट यानी कि TESS इस सैटेलाइट के द्वारा खोजा गया था। सौरमंडल से परे किसी भी ग्रह को एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। अधिकतर एक्सोप्लैनेट अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं। मुक्त रूप से गतिमान एक्सोप्लैनेट को रफ प्लैनेट भी कहा जाता है। ये आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करते हैं। ये किसी भी तारे से संबद्ध नहीं हैं। कुछ एक्सोप्लैनेट पृथ्वी के समान अत्यधिक चट्टानी होते हैं तो कुछ एक्सोप्लैनेट बृहस्पति और शनि के समान गैसों से निर्मित होते हैं। अत्यधिक विशालकाय एक्सोप्लैनेट का द्रव्यमान बृहस्पति के द्रव्यमान से 4 गुना अधिक होता है। TOI 4603 एक्सोप्लैनेट का द्रव्यमान अत्यधिक विशालकाय ग्रहों और कम द्रव्यमान वाले ब्राउन ड्वार्फ के बीच है। वास्तव में इसका द्रव्यमान बृहस्पति के द्रव्यमान से 11 से 16 गुना अधिक है। ठीक, ब्राउन ड्वार्फ ऐसे पिंड होते हैं जिनका आकार बृहस्पति और विशाल ग्रह और लघु तारे के बीच का आकार होता है। ठीक है, बृहस्पति जैसे विशाल ग्रह और लघु तारे के बीच का आकार जो होता है उनको ब्राउन ड्वार्फ कहा जाता है। ठीक है, किसी ग्रह को खोजने के तरीके अगर जाने हम तो सबसे पहले रेडियल वेलोसिटी उसकी देखी जाती है। वॉबल के अवलोकन से 872 ग्रहों की खोज जो है रेडियल वेलोसिटी के आधार पर हुई है। इसके अलावा पारगमन यानी कि ट्रांजिट के आधार पर 3401 उपग्रहों की खोज जो है 3401 ग्रहों की खोज छायाओं की तलाश से हुई है। ठीक है, इसके अलावा सीधे तस्वीर से लेकर के डायरेक्ट इमेजिंग जो है सीधे तस्वीर 52 ग्रहों की खोज इस तरह से हुई है। इसके अलावा ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग यानी कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग से जो है 146 ग्रहों की खोज हुई है।
और खगोल मिति यानी कि एस्ट्रोमेट्री के आधार पर बारीकी से खगोलीय पिंडों की गति का अध्ययन करने से 2 ग्रहों की खोज ऐसे भी की गई हैं। तो सर्वाधिक उपग्रह आज तक खोजे गए हैं वो हैं पारगमन यानी कि ट्रांजिट, ये तरीके हैं खोजने के। ट्रांजिट के आधार यानी कि छायाओं की तलाश से 3401 ग्रहों की खोज हो चुकी हैं। उसके पश्चात अब तक के सर्वाधिक में रेडियल वेलोसिटी है। रेडियल वेलोसिटी यानी कि वॉबल के अवलोकन से 872 ग्रहों की खोज हुई। इसके पश्चात सबसे ज़्यादा जो ग्रह खोजे गए हैं तीसरा वो है ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग। तो ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग से 146 उपग्रहों की खोज हुई और उसके पश्चात सीधे तस्वीर से खोजे गए ग्रहों में 52 ग्रहों की खोज हुई है। सबसे कम जो है खगोल मिति एस्ट्रोनॉमी से 2 ग्रहों की खोज आज तक हुई हैं। बात करते हैं TOI 4603b। तो ये एक्सोप्लैनेट का द्रव्यमान, इस एक्सोप्लैनेट TOI 4603b जो है उसका द्रव्यमान अत्यधिक विशालकाय ग्रहों और कम द्रव्यमान वाले ब्राउन ड्वार्फ के बीच है। वास्तव में इसका द्रव्यमान बृहस्पति के द्रव्यमान से 11 से 16 गुना है। ब्राउन ड्वार्फ ऐसे पिंड होते हैं जिनका आकार जो होता है बृहस्पति और जैसे विशाल ग्रह और लघु तारे के बीच का होता है। नए एक्सोप्लैनेट की खोज के नेतृत्व करता वैज्ञानिक प्रोफेसर अभिजीत चक्रवर्ती अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला यानी कि PRL फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी PRL के वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर अभिजीत चक्रवर्ती और नए एक्सोप्लैनेट की खोज के नेतृत्व करता थे। यह खोज माउंट आबू में स्थित स्वदेशी PRL एडवांस रेडियल वेलोसिटी आबू स्काई सर्च स्पेक्ट्रोग्राफ पारस का प्रयोग करके की गई हैं। ठीक है, नए एक्सोप्लैनेट की खोज जो है ये आबू स्काई सर्च स्पेक्ट्रोस्कोप पारस का उपयोग करके माउंट आबू जो राजस्थान में है उसमें स्थित ये PRL जिसको हम फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी कहते हैं। और ये भारतीय वैज्ञानिक जो थे प्रोफेसर अभिजीत चक्रवर्ती अहमदाबाद उनके स्थित अनुसंधान PRL में इनकी खोज हुई। ठीक है, माउंट आबू। भारतीय वैज्ञानिकों ने K2 236b 2018 में, इसके अलावा TOI 1789b एक्सोप्लैनेट्स की भी खोज की हैं। तो भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए एक्सोप्लैनेट जो है इस पर सवाल पूछ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये एक्सोप्लैनेट जो है TOI 4603b हैं। वैज्ञानिकों ने बृहस्पति के आकार का एक एक्सोप्लैनेट जो है बहिर्ग्रह खोजा है। अब तक का उच्चतम घनत्व वाला ये है 14 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब एक्सोप्लैनेट है और इसको हम क्या कहते हैं, ब्राउन ड्वार्फ कहते हैं। अब इसके अलावा शनि ग्रह जो है वो भी सुर्खियों में है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की एक टीम ने शनि के चारों ओर 62 नए चंद्रमा खोजे हैं। इस खोज के साथ शनि सर्वाधिक वर्तमान में 145 उपग्रहों वाला ग्रह बन गया है। इस तरह इसने बृहस्पति को पीछे छोड़ दिया है। सूर्य से दूरी के क्रम में शनि जो है छठा ग्रह है। ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह भी है। शनि मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। शनि के चारों ओर वलय हैं जो बर्फ और चट्टान के टुकड़ों से निर्मित हैं। शनि से संबंधित मिशन देखें तो पायनियर 11, वाइजर 1 और वाइजर 2 और कैसिनी जो है शनि से जुड़े उपग्रह हैं। पायनियर 11, वाइजर 1, वाइजर 2 और कैसिनी ये सभी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा भेजे गए हैं। इसके अलावा अगली जो है खबर वो है तेलंगाना की रोबोटिक्स नीति रूपरेखा। तो तेलंगाना रोबोटिक्स पॉलिसी फ्रेमवर्क। तेलंगाना देश का पहला राज्य बन गया है जिसने एक राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। इसे एक संधारणीय रोबोटिक्स इकोसिस्टम बनाने की विजन के साथ लॉन्च किया गया है। इसे ऑल इंडिया रोबोटिक्स एसोसिएशन के सहयोग से इमेजिंग टेक्नोलॉजी विंग ने विकसित किया है। इसे बनाने के लिए शिक्षाविदों, उद्योग विशेषज्ञों और हितधारकों से इनपुट लिया गया है। यह चिन्हित किए गए 4 प्रमुख क्षेत्रों में समृद्धि तथा विकास को संचालित करने के लिए रोबोटिक्स तकनीक का लाभ उठाने पर केंद्रित हैं। ये 4 क्षेत्र हैं कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, औद्योगिक स्वचालन यानी ऑटोमेशन, इसके अलावा कंज्यूमर रोबोटिक्स, ये 4 क्षेत्र हैं।
इसके अलावा अगली खबर जो है वो ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क यानी कि RAN रैन है। रैन सुरक्षा क्या है इसको हम समझेंगे अभी। तो रेडियो एक्सेस नेटवर्क रैन जो है ओपन रैन जो है ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क सुरक्षा जो है ये सुरक्षा क्या है। क्वाड देशों के नेताओं की बैठक हिरोशिमा में आयोजित की गई थी। इस बैठक में क्वाड देशों ने ओपन रैन RAN की सुरक्षा संबंधी आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की है। इसकी शुरुआत प्रशांत क्षेत्र में स्थित पलाऊ से की गई है। ये पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है। पलाऊ जो है पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है और ये हिरोशिमा में जो बैठक आयोजित हुई थी क्वाड देशों की उन में ये ओपन रैन के लिए सुरक्षा संबंधी आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए घोषणा की गई है। तो ये घोषणा इसकी शुरुआत जो है प्रशांत क्षेत्र में स्थित पलाऊ से की गई है और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में स्थित हैं। इस पहल के निम्नलिखित लाभ हैं, देखिएगा। यह पहल पलाऊ के राष्ट्रीय मोबाइल नेटवर्क का आधुनिकीकरण करेगी, ठीक है। इसके अलावा रेडियो एक्सेस नेटवर्क में ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क सुरक्षा जो है इसमें स्थानीय हितधारकों के साथ साझेदारी में ओपन रैन प्रणाली स्थापित करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ओपन रैन के सतत संचालन में मदद करेगी। इसके अतिरिक्त ओपन रैन सिक्योरिटी रिपोर्ट भी जारी की गई। इस रिपोर्ट में नेटवर्क आर्किटेक्चर विकसित करने में क्रम में ओपन रैन का उपयोग करने से जुड़ी साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताओं को रेखांकित किया गया है। रैन उपयोगकर्ता को रेडियो तरंगों के माध्यम से मोबाइल नेटवर्क से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण तकनीक प्रदान करता है। रैन जो है ये वेब पर आधारित प्रमुख एप्लीकेशंस के उपयोग के लिए एक सेतु के रूप में कार्य करता है। वर्तमान रेडियो एक्सेसिंग नेटवर्क यानी कि रैन उपयोगकर्ताओं को जो है रेडियो तरंगों के माध्यम से मोबाइल नेटवर्क से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण तकनीक प्रदान करता है। ये वेब पर आधारित सभी एप्लीकेशन के लिए उपयोग एक सेतु के रूप में कार्य करेगा। वर्तमान रैन तकनीक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में प्रदान की जाती हैं, इसलिए अलग अलग इकाइयों के रूप में वेंडर्स को एक साथ लाना कठिन कार्य है। ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क की अवधारणा ऑपरेटर्स को अलग अलग वेंडर्स से प्राप्त घटकों के साथ लाने और मिलाने की सुविधा प्रदान करने पर आधारित है। ओपन रैन एक बहु आपूर्तिकर्ता RAN समाधान तैयार करेगा। यह समाधान ओपन इंटरफेस से युक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अलग करने में योगदान देगा। हेल्थ फॉर ऑल रिपोर्ट WHO ने हेल्थ फॉर ऑल रिपोर्ट ट्रांसफॉर्मिंग इकोनॉमिक्स टू डिलीवर व्हाट मैटर्स शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को जिनेवा में चल रही 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा WHO की बैठक में जारी किया गया है। अगली टॉपिक जो है वो हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ गए हैं, वो है हेल्थ फॉर ऑल रिपोर्ट। तो WHO ने हेल्थ फॉर ऑल रिपोर्ट ट्रांसफॉर्मिंग इकोनॉमिक्स टू डिलीवर व्हाट मैटर्स शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। हेल्थ फॉर ऑल ट्रांसफॉर्मिंग इकोनॉमिक्स टू डिलीवर व्हाट मैटर्स। इस रिपोर्ट को जिनेवा में चल रही 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बैठक में जारी किया गया। इस रिपोर्ट में सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करने हेतु आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। इस रिपोर्ट को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO काउंसिल ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ हेल्थ फॉर ऑल ने जारी किया है। इस काउंसिल का गठन जो है 2020 में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए किया गया था। इसका उद्देश्य यह आकलन करना था कि अर्थव्यवस्था में स्वास्थ्य और कल्याण को कैसे महत्व दिया जाता है और इन्हें कैसे प्राप्त या वितरित किया जाता है। ये रिपोर्ट 4 परस्पर संबंधित स्तंभों में सिफारिशें प्रस्तुत करती हैं। सिफारिशें सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए हेतु आर्थिक सोच में बदलाव लाने के लिए की गई हैं। स्तंभ, अब हम स्तंभ देखेंगे कौन से जो प्रमुख स्तंभ हैं उनमें इनको बांटा गया है। 4 परस्पर स्तंभों की बात यहाँ पर करूँगा मैं। इस रिपोर्ट में उनकी बात की गई है। पहला है सभी के लिए स्वास्थ्य को महत्व देना। दूसरा है सभी के लिए स्वास्थ्य का वित्त पोषण। तीसरा है सभी के लिए स्वास्थ्य हेतु नवाचार। चौथा है सभी के लिए स्वास्थ्य हेतु सार्वजनिक क्षमता को मजबूत करना। अब हम एक एक इनकी सिफारिशें समझ लेते हैं। सभी के लिए स्वास्थ्य को महत्व देना, इस पर क्या सिफारिशें की गई हैं। तो सभी के लिए स्वास्थ्य को महत्व देना, इसमें सिफारिश की गई है स्वास्थ्य और कल्याण
यानी स्वास्थ्य कर्मियों और स्वास्थ्य प्रणाली को दीर्घकालिक निवेश के रूप में मानना चाहिए। इसके अलावा स्वास्थ्य को एक मानवाधिकार के रूप में लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा पुनरुत्पादक अर्थव्यवस्था यानी रीजनरेटिव इकोनॉमी के माध्यम से पर्यावरण को पुनर्स्थापित और संरक्षित करने की आवश्यकता है। दूसरा है सभी के लिए स्वास्थ्य का वित्त पोषण। दीर्घकालिक वित्त पोषण के लिए एक व्यापक और स्थिर दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए समान और सक्रिय रूप से वित्त पोषण प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना को फिर से तैयार करने की आवश्यकता है। सभी के लिए स्वास्थ्य हेतु नवाचार देखें तो सार्वजनिक मूल्य को अधिकतम करने के लिए परस्पर लाभकारी सार्वजनिक निजी गठबंधन का निर्माण करना चाहिए। बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़ी व्यवस्था सहित नॉलेज गवर्नेंस को इस तरह से तैयार करना चाहिए कि महत्वपूर्ण स्वास्थ्य नवाचारों तक वैश्विक समान पहुंच सुनिश्चित हो सके। चौथा स्तंभ जो है सभी के लिए स्वास्थ्य हेतु सार्वजनिक समता को मजबूत करना। तो सरकार का ये प्रयास होना चाहिए कि सभी के लिए स्वास्थ्य को सभी सरकारी एजेंसियां मान्यता दें, न कि केवल स्वास्थ्य मंत्रालय सभी मान्यता दें। राज्य और स्वास्थ्य क्षेत्र को गतिशील क्षमताओं में निवेश किया जाना चाहिए। सरकारों को जवाबदेह ठहराने के लिए पारदर्शिता और अर्थपूर्ण सार्वजनिक सहभागिता प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। अब हम समझेंगे WHO के बारे में। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो WHO का निर्णय करने वाला ये निकाय है WHO, विश्व स्वास्थ्य सभा कहते हैं इसको। स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में प्रतिवर्ष इसकी बैठक की जाती है WHO की। WHO के सभी सदस्य राष्ट्रमंडलों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं और कार्यकारी बोर्ड द्वारा तैयार किए गए विशेष स्वास्थ्य एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके मुख्य कार्य संगठन की नीतियों को निर्धारित करना, महानिदेशक की नियुक्ति करना, वित्तीय नीतियों का पर्यवेक्षण करना आदि हैं। कोविड-19 अब अंतर्राष्ट्रीय चिंता का लोक स्वास्थ्य आपातकाल यानी कि फैइक नहीं चल रहा। एंड टू कोविड-19 एज फैइक। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने घोषणा की कि कोविड-19 अब अंतर्राष्ट्रीय चिंता का लोक स्वास्थ्य आपातकाल यानी कि फैइक यानी PHEIC नहीं रहा है। फैइक यानी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। तो WHO ने घोषणा की कि कोविड-19 जो है अब चिंता का कंसर्न का ऐसा विषय नहीं रहा है, इमरजेंसी जैसा। WHO ने घोषणा की कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय यानी कि इंटरनेशनल हेल्थ विनिमय को हम क्या कहेंगे, एक्सचेंज कहते हैं, वो तो ई से होता है। तो इंटरनेशनल हेल्थ रिवर्स 2005 की आपातकालीन समिति की 15वीं बैठक की सिफारिश के आधार पर जो है WHO ने घोषणा की है IHR यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय 2005 जो है उसकी आपातकालीन स्थिति की आपातकालीन समिति जो है उसकी 15वीं बैठक की सिफारिश के आधार पर की हैं। कोविड-19 की यानी कि कंसर्न ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न की पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ये नहीं रही है। इसकी समाप्ति के रूप में घोषणा निम्नलिखित कारण है। कोविड-19 से होने वाली मौतों में निरंतर गिरावट जारी है। कोविड-19 संक्रमण से अस्पताल और इंटेंसिव केयर यूनिट यानी ICU को भर्ती होने वाले लोगों की संख्या में कमी आ रही है। SARS-CoV-2 के खिलाफ लोगों में उच्च स्तर की प्रतिरक्षा विकसित हो रही हैं। इसके अलावा IHR 2005 की परिभाषा के अनुसार फैइक एक ऐसी असाधारण घटना जो रोग के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार से अन्य देशों के समक्ष लोक स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकती हैं। इससे निपटने के लिए संभावित रूप से समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। IHR अंतर्राष्ट्रीय कानून एक साधन है। यह WHO के 194 सदस्य देशों सहित 196 देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं। IHR जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक साधन है और ये WHO के 194 देशों सहित 196 देशों पर लागू। 194 देश तो WHO वाले है ही और 2 अन्य देशों पर भी ये IHR जो है वो लागू है। इसके अलावा WHO ने कोविड-19 रणनीतिक तैयारी और प्रतिक्रिया योजना यानी कि SPRP यानी कि स्ट्रेटजिक प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स प्लान
तो SPRP 2023 से 2025 भी जारी की है ये योजना। इससे कोविड-19 के दीर्घकालिक प्रबंधन को अपनाने में लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस योजना में देशों के लिए 5 प्रमुख घटकों के अंतर्गत 10 स्तंभों पर विचार करने हेतु महत्वपूर्ण कार्रवाइयों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई हैं। कोविड-19 से निपटने के लिए WHO द्वारा 2022 में जारी की गई पिछली योजना के निम्नलिखित लक्ष्य थे: SARS-CoV-2 के प्रसार को उसको कम करना तथा मृत्यु दर, रुग्णता और बीमारी से संबंधित दीर्घकालिक लक्षणों को कम करने के लिए निदान और उपचार पर ध्यान देना। कोविड-19 के कार्यरत स्तंभों यानी कि ऑपरेशनल पिलर्स को प्रभावी स्वास्थ्य, आपातकालीन तैयारी, प्रतिक्रिया और लचीलेपन यानी कि HEPR तो एप्र के प्रमुख घटकों के रूप में अनुरूप बनाना। HEPR जो हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्वास्थ्य, आपातकालीन तैयारी, प्रतिक्रिया और लचीलेपन, ठीक है। तो हेल्थ इमरजेंसी प्रिपरेशन एंड रिस्पॉन्स, ये इसको हम HEPR कहते हैं। HEPR के प्रमुख घटक जो हैं यानी आपातकाल तैयारी, प्रतिक्रिया और लचीलापन। इसके प्रमुख घटकों में आपातकालीन समन्वय, सहयोगात्मक निगरानी, सामुदायिक सुरक्षित और उचित या मापन योग्य देखभाल, और इसमें हम कोविड-19 के मौजूद या कार्यरत स्तंभ भी इसमें देखेंगे। तो आपातकालीन समन्वय देखें तो उसमें स्तंभ एक आता है जिसको समन्वय, योजना बनाना, वित्त पोषण और निगरानी के लिए जाना जाता है, ठीक है। दूसरा है सहयोगात्मक निगरानी, जिसमें स्तंभ 3 और स्तंभ 5 आता है। स्तंभ 3 जो है निगरानी, महामारी विज्ञान के तहत जांच, संपर्क का पता कर लगाना, ट्रेसिंग, इसके अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक उपायों का समायोजन। स्तंभ 5 जो है प्रयोगशालाएं और निदान है। और स्तंभ तीसरा जो इसमें HEPR के प्रमुख घटक में है वो है सामुदायिक सुरक्षा। सामुदायिक सुरक्षा में स्तंभ 2, 4 और 10 हैं। 2 में लिखा गया है जोखिम संचार, सामुदायिक जुड़ाव, जिसको हम क्या कहते हैं, RCCE, और अत्यधिक मात्रा में मिलने वाली सूचनाओं का प्रबंधन करना। और स्तंभ 4 में है प्रवेश बिंदु, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और परिवहन, सामूहिक समारोहों और लोगों की आवाजाही के स्थान। इसके अलावा स्तंभ 10 में है वैक्सीन अनुसंधान, नीति और रणनीति। इसके अलावा SCPR के चौथा प्रमुख घटक है सुरक्षित और उचित या मापन योग्य देखभाल। इसमें स्तंभ 6, 7 और 9 आते हैं। 6 में लिखा गया है संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण तथा स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा। 7 में केस मैनेजमेंट, क्लिनिकल ऑपरेशन और चिकित्सा विज्ञान। इसके अलावा 9 में अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाओं और प्रणालियों को मजबूत करना। इसके अलावा 5वां जो इसका घटक है वो है समस्या से निपटने हेतु उपायों तक पहुँच। इसमें 2 स्तंभ आते हैं, 8, 10। 8 में लिखा गया है परिचालन समर्थन और लॉजिस्टिक्स एवं आपूर्ति श्रृंखला। और 10वां बिंदु है वैक्सीन अनुसंधान, नीति और रणनीति। अगला इसमें बिंदु है एमपॉक्स, मंकी पॉक्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मंकी पॉक्स के लिए वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त कर दिया है। मंकी पॉक्स एक वायरल बीमारी है जो आमतौर पर अफ्रीका में पाई जाती है। अगला टॉपिक पर आ गए हैं मंकी पॉक्स, जिसको हम कहते हैं। तो WHO ने मंकी पॉक्स के लिए वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त कर दिया है। मंकी पॉक्स एक वायरल बीमारी है, आमतौर पर अफ्रीका में पाई जाती है। इसको समाप्त किया गया है। मंकी पॉक्स के लिए जो आपातकाल लगा था वो 2022 में लगभग 87,000 लोग इससे संक्रमित हुए थे। इसका वायरस पॉक्स विरिडे कुल का एक सदस्य है। यह आनुवंशिक रूप से अन्य पॉक्स वायरस के समान है। यह एक संक्रमित व्यक्ति के साथ निकट संपर्क से फैलता है। इस बीमारी का संक्रमण जानवरों से भी फैल सकता है। लक्षण क्या है? बुखार, शरीर पर चकत्ते, इसके अलावा लिम्फ यानी लसिका, नोड्स में सूजन, इसके अलावा सिर दर्द आदि। वर्तमान में इस बीमारी के लिए कोई स्वीकृत एंटीवायरल उपचार मौजूद नहीं है। अगली बात करते हैं तो वो है रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस, RSV। तो RSV यानी रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस जो हैं ये क्या है? US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने GSK की आरएक्सवी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने GSK इसकी आरएक्सवी
वैक्सीन जो है उसको मंजूरी दी है। ये वरिष्ठ वयस्कों के लिए दुनिया की पहली RSV वैक्सीन है, जिसको हम रेस्पिरेटरी सिनेशियल वायरस कहते हैं। ह्यूमन RSV वैक्सीन स्तर पर सभी आयु समूहों में निचले श्वसन मार्ग के संक्रमण का प्रमुख कारक है। ह्यूमन RSV जो है वो वैश्विक स्तर पर किसका कारण है? संक्रमण मार्ग के कारण फैलता है। इसके अलावा इसका पहला संक्रमण जो है शिशुओं और बच्चों में गंभीर ब्रोंकियोलाइटिस, जिसको हम श्वसन नलिका शोथ का कारण बनता है। ये रोग कभी कभी घातक हो सकता है। वरिष्ठ वयस्कों में RSV यानी कि रेस्पिरेटरी सिनेशियल वायरस को जो है तेज़ी से एक महत्वपूर्ण रोगजनक के रूप में पहचाना जा रहा है। RSV यानी कि रेस्पिरेटरी सिनेशियल वायरस न्यूमोविरिडे कुल के भीतर ऑर्थोन्यूमो वायरस वंश और मोनोनेगाविरल्स उपवर्ग से संबंधित है। इस वंश के सदस्यों में ह्यूमन RSV, गोजातीय RSV, इसके अलावा म्यूरिन, चूहों और अन्य कृदंतों से संबंधित न्यूमोनिया वायरस इसमें शामिल हैं। बात करते हैं तो अगला हमारा टॉपिक है थैलेसीमिया बाल सेवा योजना। थैलेसीमिया बाल सेवा योजना को हम क्या कह देंगे? TBSY। तो तब सी जो है ये योजना थैलेसीमिया बाल सेवा योजना ही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने थैलेसीमिया बाल सेवा योजना, जिसको हम TBSY के तीसरे चरण जो है उसके शुभारंभ के रूप में जानते हैं। तो उसका तीसरा चरण का शुभारंभ जो है इसी मई महीने में हुआ। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 2017 से TBSY का क्रियान्वयन कर रहे हैं। TBSY एक हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट यानी कि SSCT कार्यक्रम है। ये कोल इंडिया के कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के अंतर्गत वित्त पोषित हैं। इस कार्यक्रम के तहत गरीब वर्ग के ऐसे थैलेसीमिया रोगियों को एक बार इलाज का अवसर प्रदान किया जाता है जिनके पास ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन यानी HLA मिलान वाला सहोदर सिबलिंग दान करता है। थैलेसीमिया माता पिता के माध्यम से बच्चों में होने वाला आनुवंशिक रक्त विकार है। यह रक्त विकार तब होता है जब शरीर हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन का अपर्याप्त उत्पादन करता है या पर्याप्त उत्पादन नहीं कर पाता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं को ऑक्सीजन वहन में सक्षम बनाता है। थैलेसीमिया एनीमिया का कारण बन जाता है। थैलेसीमिया बाल सेवा योजना जो है ये भी शुरू की गई है। इसके अलावा अगली सुर्खी है अंतर्राष्ट्रीय रोगजनक निगरानी नेटवर्क। तो इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलेंस नेटवर्क IPSN की बात कर रहे हैं। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने लॉन्च किया है। ये एक वैश्विक नेटवर्क है जो कोविड-19 जैसे संक्रामक रोगों से खतरे का तेज़ी से पता लगाने से मदद करेगा, साथ ही उनके प्रसार को रोकने में जानकारी भी साझा करेगा। IPSN देशों और क्षेत्रों को जोड़ने, सैंपल एकत्र करने और विश्लेषण करने हेतु प्रणालीगत सुधार के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसके अलावा IPSN वायरस, बैक्टीरिया और अन्य प्रकार के अन्य रोग पैदा करने वाले जीवों के आनुवंशिक कोड का विश्लेषण करने के लिए रोगजनकों के लिए जीनोमिक्स पर निर्भर करेगा। अगली सुर्खी है एसिनेटोबैक्टर बोमनी। वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग करके एंटीबायोटिक एबासिन जिसकी खोज की है। एबासिन एंटीबायोटिक एक घातक सुपरबग एसिनेटोबैक्टर बोमनी को नष्ट कर सकता है। एसिनेटोबैक्टर जीवाणु का एक समूह है। यह आम तौर पर पर्यावरण में पाया जाता है। एसिनेटोबैक्टर बोमनी संक्रमण के लिए उत्तरदायी एक प्रमुख कारक है। इसे मनुष्यों में होने वाले अधिकतर एसिनेटोबैक्टर संक्रमणों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यह रक्त, मूत्रमार्ग और फेफड़ों या घावों में संक्रमण का कारण बन सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे अपने प्राथमिक रोगजनकों यानी कि प्रायोरिटी पैथोजेंस की सूची में एक अति गंभीर खतरे के रूप में वर्गीकृत किया है। प्राथमिक रोगजनक बैक्टीरियोकुलों का प्राथमिक रोगजनक बैक्टीरियोकुलों का एक समूह है जिन्हें मानव स्वास्थ्य के लिए समक्ष बड़ा खतरा माना जाता है। अगली सुर्खी है मानव अंगों और ऊतकों का परिवहन। ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यू ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने मेट्रो, रेलवे, कैरिज और टिकट संशोधन अधिनियम 2023 को अधिसूचित किया है। इस मंत्रालय ने यह कदम
यह कदम अंग प्रत्यारोपण के मानव अंगों या ऊतकों को या दोनों के परिवहन की अनुमति हेतु उठाया है। तो ये संशोधन नियम लाया गया है और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने मेट्रो रेलवे कैरीज एंड टिकट संशोधन अधिनियम जारी किया है। मौजूदा नियमों के तहत मेट्रो रेलवे के तहत माध्यम से अग्रलिखित सामग्रियों के परिवहन को प्रतिबंधित किया गया है। मानव या पशु का सूख चुका या जमा हुआ या सड़ चुका रक्त, शव, मृत पशुओं या मृत पक्षियों के शव, हड्डियां, विरंजित या साफ की गई हड्डियों को छोड़कर मानव कंकाल, इसके अलावा मानव के अंग आदि का ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है। उपयुक्त के अलावा ऐसे पोर्टेबल रेडियो उपकरणों के परिवहन को भी प्रतिबंधित किया गया है जिन्हें रेडियो संचार नेटवर्क या यातायात नियंत्रण सिग्नलिंग नेटवर्क आधारित संचार बाधित होने का खतरा है। ट्रांस फैट की बात हो रही है। अब देश विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के ट्रांस फैट एलिमिनेशन वैलिडेशन प्रोग्राम के तहत आवेदन कर सकते हैं। ट्रांस फैट उन्मूलन के लिए WHO का ट्रांस फैट एलिमिनेशन वैलिडेशन प्रोग्राम सदस्य देशों हेतु मानकों के एक फ्रेमवर्क को मान्यता देगा। ये मानक उन देशों की राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति प्रणाली से औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट एसिड यानी TFA को समाप्त करने में उनकी मदद करेंगे। सदस्य देश अब ट्रांस फैट उन्मूलन के लिए WHO सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। WHO के अनुसार भारत सहित 44 देशों में TFA को समाप्त करने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास नीतियाँ प्रभावी हैं, इसलिए ऐसे सभी देश अब आधिकारिक प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। ट्रांस फैट वनस्पति तेलों से उत्पादित असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड फैट, इससे आमतौर पर मार्जरीन, कृत्रिम मक्खन और व्यावहारिक रूप से बेक किए गए तले हुए खाद्य पदार्थों के निर्माण के लिए किया जाता है उपयोग। ट्रांस फैट दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ट्रांस फैट कुछ डेयरी और मांस उत्पादों में ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट वनस्पति तेलों में हाइड्रोजन मिलाकर उन्हें डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, बेक किए गए खाद्य पदार्थ, खाना पकाने के तेल और स्प्रेड्स, जैम, इसके अलावा पीनट बटर आदि में प्रयोग किया जाता है। ट्रांस फैट लोगों में होने वाले गैर संचारी रोगों का प्रमुख कारण है। ये दिल के दौरे, हृदय की धमनियों के रोग की संभावना को बढ़ाकर मृत्यु के खतरे को बढ़ाता है। TFA को विनियमित करने के लिए उठाए गए कदम। WHO ने 2023 तक विश्व को ट्रांस फैट मुक्त बनाने के लिए रिप्लेस रणनीति अपनाई है। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI ने खाद्य निर्माताओं के लिए पोषण संबंधित लेबल पर TFA की मात्रा का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है। FSSAI ईट राइट इंडिया मूवमेंट ट्रांस फैट से युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन को हतोत्साहित कर रहा है। अब देखिए ये रिप्लेस क्या है, REPLACE रिप्लेस ट्रांस फैट। औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट फैटी एसिड को समाप्त करने के लिए कार्यवाही की रूपरेखा जो है वो 6 कार्य योजनाएं हैं। REPLAC और E। RE मतलब रिव्यू यानी समीक्षा, P यानी प्रोमोट, इसके अलावा ली यानी लेजिस्लेट विधि निर्माण, इसके अलावा A यानी असेस यानी कि आकलन, C यानी क्रिएट सृजन और E एनफोर्स लागू करना। तो समीक्षा में आवश्यक नीतिगत बदलाव के लिए खाद्य पदार्थों में शामिल व औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड और इसके सबक स्रोतों की समीक्षा करना। P प्रमोट औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को जो है स्वास्थ्यवर्धक वसा और तेलों से प्रतिस्थापित करने को बढ़ावा देना। इसके अलावा लेजिस्लेट विधि निर्माण औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को समाप्त करने के लिए कानून बनाना या विनियामकीय कार्रवाई करना। इसके अलावा एसेस खाद्य आपूर्ति में ट्रांस फैट की मात्रा तथा आबादी में ट्रांस फैट की खपत में बदलाव का आकलन और निगरानी करना। इसके अलावा नीति निर्माताओं, उत्पादकों, उपभोक्ताओं और जनता को TFA के नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना। नीतियों और विनियमों का पालन सुनिश्चित करना। अगला टॉपिक है हमारा राइट फोर्टिफिकेशन। उसके पश्चात एक टॉपिक है विखंडन मॉलिब्डेनम 99। इसके अलावा रेडियोमेट्रिक डेटिंग। ये 3 टॉपिक हमारे बच्चे ने फिर कल्चर की ओर बढ़ जाएंगे।
ध्यान दीजिएगा। तो ट्रांस फैट तो हम समाप्त कर चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं अगले टॉपिक की और वो है राइस फोर्टिफिकेशन। राइट नहीं है, राइस यानी चावल की बात हो रही है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में राइस फोर्टिफिकेशन के लिए चलाई गई प्रायोगिक परियोजना में से स्कूली बच्चों में एनीमिया के प्रसार में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। देश के अलग अलग हिस्सों में 4 व्यापक पायलट परियोजनाओं की शुरुआत की गई हैं। इनमें से 3 स्कूल मध्याह्न भोजन से संबंधित थीं तथा एक समेकित बाल विकास योजना से संबंधित थी। प्रायोगिक परियोजनाओं की सफलता और व्यवहार्यता को देखने के बाद 2021 में सरकार ने घोषणा की थी कि 2024 में खाद्य आधारित सामाजिक सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से वितरित चावल फोर्टिफाइड होंगे। इसके अलावा फोर्टिफिकेशन के तहत खाद्य या पूरक आहार में एक या अधिक सूक्ष्म पोषक तत्वों, विटामिन, खनिज तत्वों को कृत्रिम रूप से मिश्रित किया जाता है। यह खाद्य आपूर्ति की पोषण गुणवत्ता में सुधार के लिए किया जाता है। फूड फोर्टिफिकेशन को खाद्य सुरक्षा और मानक खाद्य फोर्टिफिकेशन विनियम 2018 के तहत किया जाता है। राइस फोर्टिफिकेशन के तहत चावल में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिए आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। राइस फोर्टिफिकेशन के लाभ: इससे लागत प्रभावी तरीके से कुपोषण और एनीमिया को कम करने में मदद मिलती है। ध्यातव्य है कि कुपोषण की वजह से लोगों की उत्पादक कार्यक्षमता करने की क्षमता कम हो जाती है। बीमारी और मृत्यु के मामले बढ़ जाते हैं। इससे भारत को प्रतिवर्ष कम से कम 77,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है। यह क्रेटिनिज्म यानी बौनापन और मंद बुद्धि और इसके अलावा गोइटर यानी घेंगा, इसके अलावा थायरोटॉक्सिकोसिस, ब्रेन डैमेज आदि को रोकने में सहायक है। इसके अलावा यह भ्रूण एवं नवजात में स्वास्थ्य सुधार में लिए भी आवश्यक है। अब भारत में राइस फोर्टिफिकेशन की बात करें तो सामान्य खाए जाने वाले चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को मिलाने के लिए डस्टिंग, कोटिंग और इसके अलावा एक्सट्रूजन जैसी विविध प्रौद्योगिकियाँ उपलब्ध हैं। भारत में चावल को एक्सट्रूजन तकनीक का उपयोग करके सुदृढ़ीकृत किया जाता है। इस तकनीक में पिसे हुए चावल को चूर्णित किया जाता है और विटामिन और खनिजों वाले पूर्व मिश्रण के साथ मिलाया जाता है। विखंडन मोलिब्डेनम 99 फ्यूजन मोलिब्डेनम 99 भारत प्रधानमंत्री ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के ट्रॉम्बे परिसर में स्थित मोलिब्डेनम 99 उत्पादन प्रतिष्ठान को राष्ट्र को समर्पित किया है। अगला टॉपिक है विखंडन मोलिब्डेनम 99। प्रधानमंत्री ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में ट्रॉम्बे परिसर में स्थित मोलिब्डेनम 99 उत्पादन प्रतिष्ठान को राष्ट्र को समर्पित किया है। मोलिब्डेनम 99 की बात करें तो मोलिब्डेनम 99 टेक्नीशियम 99M का मूल समस्थानिक आइसोटोप है। ये अल्पकालिक गामा उत्सर्जक समस्थानिक हैं। टेक्नीशियम 99M का उपयोग रोग का पता लगाने और अंगों की संरचना और कार्य के अध्ययन के लिए किया जाता है। टेक्नीशियम 99M को रासायनिक रूप से अणु, लिगेंड्स और प्रोटीन के रूप में एकत्रित किया जाता है, इसलिए यह परमाणु चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं। TC टेक्नीशियम 99M वर्तमान में एकाधिक चरणों की प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होता है। यह प्रक्रिया उच्च संवर्धित यूरेनियम में निहित विखंडनीय U-235 के न्यूट्रॉन विकिरण से शुरू होती हैं। अगला टॉपिक है रेडियोमेट्रिक डेटिंग। हालिया अध्ययन से पता चला कि कार्बन डेटिंग में कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। इसी तरह से कैल्शियम 41 का उपयोग रेडियोमेट्रिक डेटिंग में किया जाता है। इसके लिए एडम ट्रेस एनालिसिस यानी कि ATTA नामक तकनीक का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम 41 की बात करें तो हाफ लाइफ कैल्शियम 41 कैल्शियम का लंबे समय तक बने रहने वाला रेडियो आइसोटोप है कैल्शियम 41। इसकी हाफ लाइफ लगभग 99,400 वर्ष हैं। उपलब्धता देखें तो ये मृदा के साथ ब्रह्मांडीय किरणों की परस्पर क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। ये पृथ्वी के क्रस्ट यानी भूप्रपेटी में पाया जाता है। प्राप्ति की बात करें तो कार्बन 14 की तुलना में कैल्शियम 41 कम प्राप्त होता है। रेडियोमेट्रिक डेटिंग की बात करें तो ये रेडियोमेट्रिक डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 डेटिंग कार्बनिक पदार्थों की सटीक आयु के आकलन हेतु उपयोग की जाने वाली एक पद्धति है। कार्यप्रणाली की बात करें, जब कोई कार्बनिक वस्तु जीवित होती है तो उसका शरीर कार्बन 14 परमाणु को अवशोषित करता साथ ही उत्सर्जित करता है। ये जब मृत हो जाती हैं तो ये प्रक्रिया बंद हो जाती है। उसमें मौजूद कार्बन 14 का भी क्षय होने लगता है। शरीर में इन परमाणुओं की
संक्षेप, वर्तमान मात्रा और जितनी मात्रा होनी चाहिए थी उनके बीच का अंतर पता लगा करके शोधकर्ता अनुमान लगाते हैं कि उस सजीव की वस्तु की मौत कब हो गई थी। कार्बन 14 की पद्धति की सीमाएं देखें। कार्बन 14 कार्बन का एक अस्थिर और कमज़ोर रेडियोधर्मी आइसोटोप है। इसकी हाफ लाइफ 5700 वर्ष है। उस हाफ लाइफ के चलते ये पद्धति 50,000 से अधिक पुरानी वस्तुओं की आय निर्धारित नहीं कर सकती। कार्बन डेटिंग। कार्बन 14 कार्बन के तीनों समस्थानिकों कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 में रेडियोधर्मी 14 सजीवों द्वारा अवशोषित होते हैं। मृत्यु के समय C14 की मात्रा 100 होती हैं। 5730 वर्ष बाद इसकी 50% हो जाती हैं। 11,460 साल बाद 25% हो जाती हैं और 17,190 वर्ष बाद 12.5% रह जाती हैं। तो इस प्रकार पता लगाया जाता है। अगला टॉपिक है कल्चर, जिसको हम पढ़ चुके हैं। धन्यवाद।